एक 12 साल का लड़का एक ऐसे जंगल में जाता है जहां लोग वहां पर जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। वो लड़का वहां पर शिकार करने जाता है। वो जंगल इतना खतरनाक होता है, लोग वहां जाने से डरते हैं और वहां से वापस बचकर आना नामुमकिन है। उस जंगल में जाने के बाद वहां से कोई इंसान उसे बचाकर नहीं ला सकता। कहानी की शुरुआत में हम जेमी को देखते हैं। वो अपने बेटे के लिए सुबह का नाश्ता बना रहा होता है। दूसरी ओर उनकी पत्नी आयला बीमारी के कारण घर पर चिल्ला रही होती है। उन्हें कैंसर होता है, जो कि कहीं पर भी इलाज योग्य नहीं होता। उन्हें बार बार भूलने की बीमारी होती है। स्पाइकी को जेमी कहता है कि सुबह हो गई है, उठने को कहता है। दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। आयला दर्द से चिल्ला रही होती है। जेमी उनके पास जाता है। उनके पीछे उनका बेटा भी आ जाता है। आयला स्पाइकी से कहती है, तुम आज स्कूल नहीं गए? जेमी कहता है, हम लोग शिकार के लिए जा रहे हैं। हमने इसके बारे में बात की थी, क्या तुम भूल गई? ये पहली बार जा रहा है। आयला कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये इतना छोटा है अभी, तुम इसे उस आइलैंड लेकर जा रहे हो? पागल कहीं के, तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो क्या? आयला जेमी पर चिल्लाने लगती है। वो जेमी को यहां से जाने को कहती है और गाली देती है। स्पाइकी अपनी मां को शांत करता है, उन्हें सुलाता है और कहता है कि वो स्कूल जा रहा है। स्पाइकी अपनी मां से झूठ कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं। सैम स्पाइकी के लिए तीर कमान बनाकर देता है और दोनों शिकार के लिए चल पड़ते हैं। वहां के लोग स्पाइकी को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। जेनी कहती है, क्या तुम हमारे नियम जानते हो? जाने के बाद तुम वापस आ सकते हो, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हें ढूंढने यहां से कोई नहीं आएगा। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि अतीत में हम इतने लोगों को खो चुके हैं। जब तुम मेनलैंड में पैर रखोगे तो तुम अपनी कुर्बानी खुद दोगे। स्पाइक कहता है, ओके ठीक है जेनी। फिर जेनी दोनों के लिए दरवाजा खोल देती है। जेमी कहता है, ये क्या है स्पाइक? स्पाइकी कहता है, ये मेनलैंड का रास्ता है। इसे पानी का बहाव कम होने पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पानी का बहाव ज्यादा हुआ तो ये इसे ढक देगा। जेमी कहता है, अगर बहाव तेज हुआ तो क्या हम तैर सकते हैं? स्पाइक कहता है, नहीं, बहाव तेज होने पर यह हमें टापू के उस पार फेंक देगा या अंदर खींच लेगा और हम डूब जाएंगे। जेमी कहता है, पानी का बहाव होने में हमारे पास अभी 4 घंटे बाकी हैं और हमें शिकार करके वापस आना है। धीरे धीरे दोनों चलकर जंगल में चले जाते हैं। दोनों एक बहुत बड़े पहाड़ पर चले जाते हैं। जंगल में जेमी को जमीन पर रेंगने वाले जानवर दिखाई देते हैं। जेमी स्पाइक से कहता है, तुम्हारा तीर इनके सीने के आर पार नहीं जा सकता, तुम्हें इनकी गर्दन पर निशाना लगाना है। स्पाइक थोड़ा सा डरा हुआ होता है। तीर उसके हाथ से नहीं छूटता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे मार देता है। उनके आसपास और भी रेंगने वाले जानवर होते हैं, उन्हें उनके डैड मार देते हैं। फिर जंगल में उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। उस घर में उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहां एक आदमी को रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया गया होता है। वो इंसान चिल्लाने लगता है क्योंकि वो जिंदा होता है। जेमी स्पाइक से कहता है कि उसे मार दो। स्पाइक उसे मारने से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। जेमी कहता है, ये एक इन्फेक्टेड इंसान है, इसे मारना होगा। स्पाइक, इसे मार दो। वायरस ने इसकी सोचने की शक्ति कम कर दी है, इसे बचाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसे मार दो। लेकिन स्पाइक का दिल नहीं मानता कि वो उसे मारे। अपने डैड की बात मानकर वो उसे मार देता है और दुखी मन से वहां से चला जाता है। जंगल में जेमी को झाड़ियों के पत्तों पर खून दिखाई देता है। कुछ देर बाद आगे उन्हें एक इंसान की बॉडी मिलती है, जिसका पूरा शरीर चीर फाड़ दिया गया होता है। स्पाइक को कुछ दूर एक जानवर का सिर पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है। ये देखकर जेमी डर जाता है और स्पाइक को वापस जाने को कहता है। जेमी स्पाइक से कहता है, ये सब अल्फा वायरस का काम है। अल्फा वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वे किसी इंसान को देखने पर उसे जिंदा मार देते हैं। दोनों जंगल से बाहर की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। चलते चलते उन्हें आगे एक पेड़ के पास एक अल्फा वायरस दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे करके वहां बहुत सारे अल्फा वायरस आने लगते हैं। अल्फा वायरस को देखकर जेमी स्पाइक से कहता है, चलो वापस जंगल में। दोनों जंगल में भागने लगते हैं। उनके पीछे अल्फा वायरस पीछा करने लगते हैं। पूरा अल्फा वायरस ग्रुप उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। अल्फा पागल की तरह दोनों का पीछा कर रहा होता है। जेमी स्पाइक से कहता है, रुको, हम हमला करते हैं। जेमी कहता है, मैं पहले एक को मारूंगा, फिर तुम। लेकिन वहां स्पाइक का एक भी तीर अल्फा को नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। जेमी उन्हें वहां से भागने को कहता है। दोनों भागते भागते वहीं पुराने घर में आ जाते हैं, जहां उन्होंने एक आदमी को मारा था। उस घर में जाने के बाद उन्हें छत के ऊपर एक छोटा सा सीक्रेट रूम मिलता है। वे वहां जाकर छुप जाते हैं और दोनों एक लंबी सांस लेते हैं। अल्फा वायरस वहां से चले जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे अल्फा वायरस उनका इंतजार कर रहे होते हैं।
एक रात वे लोग उस घर में बिताते हैं। रात के समय स्पाइक को बहुत दूर एक आग जलती हुई दिखाई देती है। वो अपने डैड से कहता है, क्या वहां कोई दूसरा गांव है? क्या वो आग हर समय जलती रहती है? उसके डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता स्पाइक, मैं कभी वहां गया नहीं। रात के समय बहुत सारे जानवर घर के वहां से गुजरते हैं, जिसकी वजह से घर की दीवारें गिरने लगती हैं। जेमी घर से बाहर निकलता है और स्पाइक से कहता है, वापस चलते हैं। दोनों पहाड़ के ऊपरी हिस्से में जाते हैं और देखते हैं कि पानी का बहाव थोड़ा सा चढ़ा हुआ होता है। जेमी कहता है, हम इसके ऊपर से जा सकते हैं। आसपास कहीं भी अल्फा दिखाई नहीं दे रहा है, चलो चलते हैं। दोनों उस रास्ते से वापस जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके पीछे से एक अल्फा उनका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद एक अल्फा बहुत तेजी से भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। उसे देखकर जेमी तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगता है। भागते भागते स्पाइक थक जाता है। वो और नहीं भाग पाता और नीचे गिर जाता है। उसके डैड उसे उठाते हैं और उसे फिर से भागने को कहते हैं। धीरे धीरे पानी का बहाव भी बढ़ने लगता है। दोनों गेट पर खड़े पहरेदारों को मदद के लिए पुकारते हैं, दरवाजा खोलो प्लीज, हमारी मदद करो। पहरेदार उनकी आवाज सुनते हैं और सब अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। लाइट्स ऑन करते हैं। अल्फा को देखकर वे पहला तीर चलाते हैं, लेकिन वो पहली वार में नहीं मरता। वो फिर उठकर खड़ा हो जाता है। तब वे लोग बड़ा तीर इस्तेमाल करते हैं। तीर उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है। जेमी कहता है, दरवाजा खोलो। जेनी दरवाजा खोल देती है और दोनों बच जाते हैं। फिर सब लोग खुशी में पार्टी करते हैं, स्पाइक को आशीर्वाद देते हैं। वो भी एंजॉय करता है और उसे भी शराब पिलाई जाती है, लेकिन उसके डैड एक दूसरी औरत के साथ मजा कर रहा होते हैं। स्पाइक उन्हें गलत चीजें करते हुए देख लेता है। वो पार्टी छोड़कर अपने घर आ जाता है, अपनी माँ के पास। अब स्पाइक को एक बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में पता चलता है, जो उसके दादाजी उसे बताते हैं। दादाजी उससे पूछते हैं, स्पाइक तुम्हारा दिन कैसा रहा? स्पाइक अपने दादाजी को जंगल में जो हुआ वो सब बता देता है। वो उस आग के बारे में भी बताता है। जंगल में एक आग जल रही होती है। तब उसके दादाजी कहते हैं, अगर आग जल रही है तो इसका मतलब है कि तुमने डॉक्टर केल्सन को देखा होगा। मुझे नहीं लगा था कि वो अभी जिंदा होगा। हम दोनों 30 साल पहले साथ में काम करते थे। स्पाइक कहता है, डैड ने मुझसे कहा कि उन्हें उस आग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दादाजी कहते हैं, अगर तुम्हारे डैड उस आग के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं क्यों बताऊं? स्पाइक कहता है, दादाजी आप पार्टी करने जाइए, मैं माँ का ख्याल रखूंगा। वो अपनी माँ को पकड़कर सो जाता है। सुबह जेमी अपने घर आता है। स्पाइक उससे नाराज होता है। जेमी अपनी पत्नी आयला के लिए नाश्ता बना रहा होता है। स्पाइक अपने डैड से कहता है, आप मुझे डॉक्टर केल्सन के बारे में क्यों नहीं बताया? जेमी कहता है, डॉक्टर केल्सन कुछ साल पहले डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन एक बार हम साउथ वेस्ट साइड गए थे। वहां हमने डॉक्टर केल्सन को देखा। वो मरे हुए लोगों की लाशों की लाइन से एक इकट्ठा कर रहा था। उसने हमें देख लिया और हमें बुलाने लगा। हम वहां से भाग निकले। वो कुछ साल पहले डॉक्टर था, लेकिन अब वो पागल हो चुका है। फिर दोनों के बीच रोजी को लेकर बहस होती है। जेमी स्पाइक को एक थप्पड़ लगा देता है। स्पाइक रोता हुआ अपनी मां के पास चला जाता है। जेमी स्पाइक को मनाने आता है। स्पाइक उसे चाकू दिखाकर वहां से जाने को कहता है। जेमी गुस्से में दीवार पर 2 मुक्के मारता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन स्पाइक एक प्लान बनाता है। वो मेनलैंड जाने का प्लान करता है अपनी मां को लेकर। स्पाइक को डॉक्टर केल्सन से मिलना होता है और अपनी मां की बीमारी उन्हें दिखाने के लिए वो जंगल में जाने का फैसला करता है। स्पाइक एक छोटे से घर को आग लगा देता है और गेट के पास खड़े पहरेदारों को आग बुझाने के लिए कहता है। मौका देखकर वो अपनी मां को लेकर मेनलैंड की ओर चला जाता है। आयला को पता चलता है कि वो मेनलैंड में है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो स्पाइक से वापस जाने को कहती है। स्पाइक कहता है, पानी का बहाव ज्यादा हो गया है, हम अभी वापस नहीं जा सकते। मां, हम तुम्हें असली डॉक्टर को दिखाने आए हैं। फिर दोनों वहां से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। रात के समय वे एक पुराने किले में रुकते हैं। रात में स्पाइक सोया हुआ होता है। तभी उसके पास एक रेंगने वाला जानवर आता है। उसकी मां उसे मार देती है। जब सुबह होती है तो वो जानवर मरा हुआ होता है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम मिलिट्री सैनिकों को देखते हैं। वे अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे अल्फा पीछा करने लगते हैं।
कुछ सैनिकों को वे अपने जैसा बना देते हैं और कुछ अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन अल्फा वहां आकर उन्हें मार देते हैं। उनमें से सिर्फ एक सैनिक बचकर भाग पाता है। दूसरी ओर अल्फा स्पाइक और उसकी मां को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। दोनों भागते भागते एक कमरे में चले जाते हैं जहां पूरा कमरा गैस से भरा हुआ होता है। अल्फा अंदर आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। उन्हें वहां सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी उन्हें बचाने के लिए एक सैनिक आ जाता है। वो गैस के सिलेंडर पर गोली चलाता है। गैस फट जाती है और सारे अल्फा वहीं पर मर जाते हैं। एरिक स्पाइक की मदद करता है। वो उसकी मां को उठाता है और जंगल की ओर चलने लगते हैं। वो कहता है, मैं यहां फंस गया हूं, मुझे यहां से निकलना है। स्पाइक कहता है, तुम इस जंगल में कैसे पहुंचे? एरिक कहता है, मैं एक नेवी वाला हूं। स्कॉटलैंड में हमारी नाव डूब गई थी। आयला जंगल में चलते चलते इतनी दूर चली जाती है जहां उसे एक ट्रेन में से आवाज आती है। आयला ट्रेन में जाकर देखती है। वहां उसे एक अल्फा वायरस दिखाई देता है जो कि प्रेग्नेंट होता है। वो अल्फा बच्ची को जन्म नहीं दे पा रही होती है। आयला उसके पास जाकर उसकी मदद करती है और वो बच्ची को जन्म देती है। लेकिन वो बच्ची वायरस से मुक्त होती है। उसे वायरस से कोई खतरा नहीं होता। एरिक कहता है, बच्ची को नीचे रखो, क्योंकि उसे लगता है कि वो बच्ची वायरस से जुड़ी हुई है। अगर तुम लोग इस बच्ची को नीचे नहीं रखोगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तभी एक अल्फा उसे ऊपर खींच लेता है और उसका सिर शरीर से अलग कर देता है। अल्फा उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करता है। स्पाइक अल्फा को तीर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तीर से उसे कुछ भी नहीं होता। स्पाइक को बचाने के लिए डॉक्टर कैल्सन वहां आ जाता है। वो अल्फा को बेहोश कर देता है। अल्फा कुछ देर तक बेहोश हो जाता है। डॉक्टर कैल्सन उन्हें अपने साथ लेकर जाता है, जहां मंदिर जैसी एक इमारत होती है। वहां सैकड़ों लोगों की खोपड़ियां होती हैं, जो एक के ऊपर एक रखी होती हैं। उस जंगल में मारे गए हर एक इंसान की खोपड़ी वहां होती है। डॉक्टर कैल्सन कहता है कि एरिक की खोपड़ी एक अच्छी जगह पर रखी जाए और वो उसे वहां रख देता है। डॉक्टर कैल्सन कहता है, क्या तुम मुझे इस छोटी बच्ची के लिए ढूंढ रहे थे? स्पाइक कहता है, नहीं, मैं अपनी मां के लिए आपको ढूंढ रहा था। स्पाइक डॉक्टर कैल्सन को अपनी मां की बीमारी के बारे में सब बताता है। डॉक्टर कैल्सन उसकी मां की जांच करता है। उसे पता चलता है कि स्पाइक की मां को कैंसर की बीमारी है। वो बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है। अब उसका इलाज कहीं पर भी नहीं हो सकता और कोई जड़ी बूटी भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये बात स्पाइक की मां को पता होती है कि उसे कैंसर है। ये बात स्पाइक को किसी ने नहीं बताई थी। डॉक्टर कैल्सन कहता है, स्पाइक, ऐसी कोई दवा नहीं है जो इसे बचा सके। स्पाइक रोते हुए डॉक्टर कैल्सन से कहता है, प्लीज डॉक्टर, कुछ कीजिए। मैं इतनी मुश्किल से आपके पास उन्हें लेकर आया हूं। आयला स्पाइक को गले लगाती है। वो कहती है, स्पाइक, मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था। डॉक्टर कैल्सन कहता है, स्पाइक, इस जीवन में हर एक इंसान को मरना है। कुछ लोग आसान मौत मरते हैं और कुछ दर्दनाक मौत। ये कहकर वो वहां से दूर चला जाता है। डॉक्टर कैल्सन आयला को पहले बेहोश करता है और उसे आग में जला देता है। फिर वो उसकी खोपड़ी लेकर आ जाता है। वो स्पाइक से कहता है, अपनी मां के लिए जगह ढूंढो। स्पाइक अपनी मां की खोपड़ी सबसे ऊपर ले जाकर रख देता है। सुबह होती है। उनके पीछे एक अल्फा पीछा कर रहा होता है। वे एक छोटे से खड्डे में छुप जाते हैं। अल्फा उन्हें ढूंढ लेता है और डॉक्टर कैल्सन को मारने ही वाला होता है, तभी स्पाइक उसे बेहोश कर देता है। डॉक्टर कैल्सन स्पाइक से कहता है, मुझे लगता है अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ गया है। स्पाइक बच्ची को गेट के पास रख देता है। उसके साथ एक खत लिखकर वो वहां से चला जाता है। स्पाइक जंगल में अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। उधर उसके डैड को वो खत मिलता है। स्पाइक अपनी मां के नाम पर बच्ची का नाम रख देता है। जेमी भागते हुए मेन गेट की ओर जाकर स्पाइक को पुकारने लगता है। स्पाइक को जंगल में अल्फा वायरस भागते हुए दिखाई देते हैं। वो उनसे बचकर भाग रहा होता है। स्पाइक के सामने एक बहुत बड़ी दीवार होती है। वो उस पर तीर चलाता है। तभी जिमी उसकी मदद के लिए आ जाता है। वहां और भी बहुत सारे अल्फा वायरस आ रहे होते हैं। जिमी की गैंग उन्हें मार देती है और स्पाइक उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। और यहीं पर हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।